हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मोटिवेशनल कोट है, इसमें बहुत ही शानदार बात बोली गई है। एट एनी गिवन मोमेंट यू हैव द पावर टू से दिस इज नॉट हाउ माई स्टोरी इज गोइंग टू एंड। मतलब लाइफ में कितना भी कुछ आपने फेलियर क्यों ना अचीव कर लिया हो, लाइफ में कितना भी कुछ आपने एक डाउनफॉल क्यों ना अपनी लाइफ में फेस किया हो, कितना भी बुरा समय क्यों ना आया हो, लेकिन आप कभी भी ये चीज़ अपने आप से नहीं बोल सकते कि ऐसे ही मेरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। आपके पास हमेशा एक टाइम है, हमेशा एक आपकी विल है जो आपको ये पावर देती है कि आप अपने आप से उस टाइम को, उस जो बुरा समय है उससे निकल के बाहर एक अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकें, फिर वो कैसा भी समय क्यों ना हो। दोस्तों, हर इंसान की लाइफ में एक नेगेटिव फेज आता है। हर इंसान की लाइफ में एक टाइम होता है जब उसकी उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता, लेकिन यही वो समय होता है जब वो जो लोग इस समय से बाहर निकलते हैं और अपनी लाइफ को एक नया स्टार्ट देते हैं और फाइनली अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होकर निकल जाते हैं। तो यही बात बोली गई है, कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, बस आपके अंदर वो विल होनी चाहिए, वो पावर होनी चाहिए कि अपने आप को आप कलेक्ट करके और फिर आगे बढ़ जाएं। चलता हूं पहली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है कोरोना पेशेंट्स की। वर्ल्ड के अंदर अब अगर आप देखेंगे तो लगभग 1,81,16,035 टोटल कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स निकल के आ चुके हैं। इसमें से अगर आप देखेंगे तो लगभग 1,13,93,213 लोग पूरी तरीके रिकवर कर गए हैं। इसमें से टोटल अगर आप देखेंगे तो 6,90,437 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। टोटल अगर वर्ल्ड में देखें टॉप कंट्रीज, तो यूएसए टॉप पे बना हुआ है, दूसरे पे ब्राज़ील, तीसरे पे इंडिया, चौथे पे रशिया, पांचवें पे साउथ अफ्रीका बना हुआ है। इंडिया के लिए ज़्यादा परेशानी की बात यह कि अब पर डे लगभग 55 से 60 हज़ार के बीच में रोज केसेस निकल के आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बन गया है। और इंडिया के अगर टोटल केसेस की अगर आप देखेंगे तो लगभग 17 लाख, लगभग आप इसे बोल सकते हैं 18 लाख टोटल केसेस अब निकल के आ चुके हैं। और इसमें से लगभग 38,063 लोग इंडिया के अंदर अपनी कोरोना की वजह से जान गंवा चुके हैं। अच्छी चीज़ ये है कि लगभग 1,18,134 लोग पूरी तरीके ठीक होकर घर जा चुके हैं। ये आप बोल सकते हैं कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है। लेकिन आने वाले टाइम में जिस तरीके से सरकार ये जो अपनी हेल्थ क्राइसिस के प्रति जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की ज़रूरत है, जो बड़े पैमाने पे एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की ज़रूरत है, वो सब देखने को मिल रहा है। अभी आपने कल देखा कि हमारे देश के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद यूपी की एक मिनिस्टर हैं, उनको कोरोना की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। तो आप समझ सकते हैं कितनी भयावह बीमारी होती जा रही है ये। यहाँ पे अगर पहला एडिटोरियल मैं आपसे डिस्कस करूँ तो यहाँ पे बात की जा रही है मिंडैरिन। मिंडैरिन एक चाइनीज़ भाषा है जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। आप देखिए, जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तब से हमारे देश में अब बोला जा रहा है कि मिंडैरिन को जो सेकेंडरी एजुकेशन में पढ़ाया जाता था, सेकेंडरी लेवल में पढ़ाया जाता था, जिससे कि हमारे और चाइना के जो बायलेटरल रिलेशंस हैं वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकें। बेसिकली अगर आप देखेंगे 2006 के अंदर ये पॉलिसी, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करी गई थी, जिसमें दोनों देश इसमें अपनी अपनी लैंग्वेज, इंडिया में मिंडैरिन और चाइना में जो हिंदी पढ़ाई जाने की बात करी जा रही थी। लेकिन अब जब ये नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है तो इसमें जो चाइनीज़ लैंग्वेज है इसको पूरी तरीके अब एब्रोगेट करने की बात की जा रही है। इसमें आप देखेंगे फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, चाइनीज़, जापानीज़, ये सारी जो लैंग्वेजेस पढ़ाई जाएंगी, लेकिन जो मिंडैरिन है वो नहीं पढ़ाई जाएगी, ऐसा बोला जा रहा है। मिंडैरिन लैंग्वेज जो है ये एक इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस है इसको कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए बनाई गई थी कि ये इंडिया में पढ़ाई जाएगी तो ज़्यादा अच्छे लेवल पे इंडिया के स्टूडेंट्स चाइना के कल्चर को समझ सकेंगे, और चाइना में हिंदी पढ़ाई जाएगी तो चाइना के स्टूडेंट्स इंडिया के कल्चर को अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें अब जब से गलवान इशू हुआ है तब से आप देखेंगे इंडिया चाइना के जो रिलेशन है ऑल टाइम लो पे पहुंच चुके हैं, जिस वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अभी आप देखेंगे ये जो स्पेनिश, जर्मन के अलावा आप देखेंगे इंडियन लैंग्वेजेस में इंग्लिश, फॉरेन लैंग्वेजेस जैसे कि कोरियन, जापानीज, थाई, फ्रेंच, जर्मन, पोर्चुगीज़, रशियन को भी इंक्लूड किया गया है कि ये सब लैंग्वेजेस सेकेंडरी लेवल पे पढ़ाई जाएंगी। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बोलना है कि वो
मैंडेरिन के बारे में उसने अभी कोई भी ऐसा वो गाइडलाइन नहीं सेट करी है। आप देख सकते हैं इसको, आप बेसिकली समझ सकते हैं जब कोई गाइडलाइन नहीं आई है मैंडेरिन के लिए तो इसका मतलब इसे एब्रोगेट कर ही दिया गया है। इसलिए आप देखेंगे आने वाले टाइम में हमारे और चाइना के रिलेशंस, जो एजुकेशन के रिलेशन थे, जब जैसे हमारे जो देश के बच्चे वहाँ पढ़ने जाते थे, वो चाइना से बहुत सारे बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे, वो सारा जो एक्सचेंज ऑफ एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं ऑल्टर होता हुआ नज़र आएगा, जिस वजह से हमारे और चाइना के बीच के रिलेशंस और ज़्यादा लो लेवल पे आएंगे। तो ये था एक इंडिया चाइना का एजुकेशनल एंगल, जो कि आप समझ सकते हैं। अगली न्यूज़ में बात करी जा रही है क्रिएटिव आर्ट। क्रिएटिव आर्ट अब समझते हैं क्या होता है। क्रिएटिव आर्ट देखिए, जैसे बेसिकली ये सपेरे हैं, ये सपेरे अपनी बीन बजा के सांप को इन्फ्लुएंस करते हैं और इनको एक डांस, इनका बोलते हैं कि डांस जैसा करवाते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा ये लोग कोड़े बरसाते हुए चलते हैं खूब तेज़ी से, एक लेडी होती है वो ढोल बजाती है, तो ये पैसा इनको दिया जाता है। उसी तरीके आपने देखा होगा बहुत सारी बार ये जो लोग होते हैं इस पे एक रस्सी बांध के इस पे चलती हुई लड़की दिखाई देती है, तो ये सब एक क्रिएटिव आर्ट का हिस्सा है। ये देखिए यहाँ पे भी बजा रहे हैं। तो ये जो क्रिएटिव आर्ट है, इन्हीं को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है, कैसे इन आर्टिस्ट को और इन जो ये जो आर्ट परफॉर्मर्स हैं इनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। ये अभी पैंडमिक के टाइम में ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम एक कल्चरल इकोनॉमी क्रिएट करें फॉर एग्रीकल्चर, और हेल्प करें इन परफॉर्मर्स को कि वो अपनी जो आर्ट है, अपनी जो परफॉर्मेंस है, उसे एक अलग लेवल पे ले जा सकें, उसे अच्छे से उससे एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकें। लेकिन हमारे देश में अगर आप देखेंगे ये सारी जो आर्ट आपको देखने को मिलेगी, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट्स में ही रह जाती है, लेकिन इसका पेपर में इंडिया के जो गवर्नमेंट के पास में इसका कोई भी रेलेवेंट डेटा नहीं है, जिसकी वजह से इन सारे लोगों की कोई भी मदद नहीं करी जाती है। ना तो इसमें कोई अथॉरिटेटिव डेफिनेशंस है, ना कोई डेटा अवेलेबल है, ना कोई इनका शेप और साइज़ के बारे में पता है। सोशल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो बनाई जाती हैं इनके हिसाब से नहीं बनाई जाती, जिस वजह से इन पे कोई भी आप देखेंगे जो क्रिएटिव इकोनॉमी में कोई भी इम्पैक्ट नहीं डल पाता है। और वो लोग जैसे हैं वो थोड़ी बहुत जो इनकम करते हैं बस वैसे ही करते करते बड़े होते हैं और फिर आखिरी में अपनी जान गंवा देते हैं। अभी एक रिसेंट रिपोर्ट आई टेकिंग द टेम्परेचर, यह आप नाम याद रख सकते हैं। टेकिंग द टेम्परेचर रिपोर्ट कहाँ से आई, तो इसे ब्रिटिश काउंसिल इन एसोसिएशन विथ फिक्की के साथ में लॉन्च किया गया। फिक्की क्या, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल कॉमर्स चैम्बर्स का जो एक फेडरेशन है, इसमें के साथ मिलके ये रिपोर्ट तैयार करी। इसमें बोला गया कि कैसे पैंडमिक ने एक बहुत ही ग्रेव इम्पैक्ट डाला है क्रिएटिव इकोनॉमी में। मतलब आप देखते हैं जब ट्रेन्स बंद हैं, बसेस बंद हैं, रोड पे लोग चल नहीं रहे, तो ये किसे ये अपनी आर्ट दिखाएंगे, कहाँ पे ये अपनी आर्ट परफॉर्म करेंगे जिससे ये पैसा कमाएंगे। तो इनकी जो लाइफ है इन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, जिस वजह से आप देखेंगे एज पर रिपोर्ट एमएसएमई जो है इसमें भी बोला गया है कि विच हैव टेकन अ बीटिंग ड्यू टू लॉकडाउन। एमएसएमई जैसे जो फैक्टर्स हैं जब उन पे इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, तो फिर ये क्रिएटिव इकोनॉमी पे तो आप क्या ही बोलेंगे। मेकअप जो है 88% जो एमएसएमई है वो 88% कंट्रीब्यूट करता है क्रिएटिव सेक्टर में। तो आप समझ सकते हैं काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है ये। लेकिन इसकी ये आप बोल सकते हैं बिल्कुल इनफॉर्मल है। इनके जो इनमें काम करते हैं इनकी कोई भी फॉर्मल इनकम नहीं होती, कोई भी इनको सरकारी सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। स्केल एट विच द लार्ज कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस इज फोर्स टू ऑपरेट ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चरल शॉर्टकमिंग्स मेक्स इट नियरली इम्पॉसिबल टू इंश्योर प्रॉफिट मार्जिन्स। तो आप समझ सकते हैं कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इसमें कोई भी प्रॉपर प्रॉफिट मार्जिन्स नहीं देखने को मिलता है। स्टिफल्ड एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशन इन आर्ट, ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है कि इनका जो प्रिजर्वेशन है ऑफ हेरिटेज ये ना हो सके। मतलब कोई भी इनके लिए प्रॉपर एक बैकअप नहीं है, प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है जिससे इनके बारे में सोचा जा सके। बहुत जो बड़ा चंक है इन आर्टिस्ट का और इन आर्टिजन्स का, इनका ये इनफॉर्मल इकोनॉमी के तहत आते हैं। इनफॉर्मल इकोनॉमी क्या होती है? इनफॉर्मल इकोनॉमी बेसिकली वो होती है जिसमें आप देखेंगे जिनका कोई भी डेटाबेस नहीं होता है, जिनका कोई भी मतलब रोज कमाना रोज खाना, बेसिकली आप ये समझिए कि रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है। लेकिन इनका कोई भी मतलब जो आप देखेंगे कोई टैक्स नहीं देना है,
कोई भी चीज़ें कोई इनका रेलेवेंट डेटाबेस नहीं। लेकिन अगर आप फॉर्मल इकोनॉमी देखेंगे तो फॉर्मल इकोनॉमी में हर चीज़ का एक डेटाबेस होता है, सारा ऑन पेपर रिकॉर्ड होता है, कितना पैसा आप कमा रहे हैं, कितना आप टैक्स दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इंश्योर करी जाती हैं। इसमें से अगर आप देखेंगे तो फिक्की जो है, फिक्की ने बोला कि फिक्की ने एक लिस्ट ऑफ रिकमेंडेशंस भेजी हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को, जिससे कि जो इनकी जो प्रॉब्लम है इनको कहीं ना कहीं इनके जो प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा सके, इनके लिए प्रॉपर बजट एलोकेट किया जा सके, और जो स्टेट स्पॉन्सर्ड कल्चरल फेस्टिवल्स हैं उनमें इनको इंक्लूड किया जा सके, जिससे कि उनकी प्रॉपर अगर वो पेपर डेटा में उनका सारी चीज़ें होंगी हमारे ऑन पेपर सारी, तो उनका जो हेल्थ कवरेज है ये इंश्योर किया जा सकेगा आयुष्मान भारत के तहत। और जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, मॉरिटेरियम, जैसे कि जीएसटी पेमेंट्स अगर वो कुछ ज़्यादा सही से कमाई कर रहे हैं तो जीएसटी पेमेंट्स में उनको इंक्लूड किया जा सकेगा, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू उनको और एक ऑनलाइन काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा, क्योंकि बहुत सारे इस समय सारे काम जब जो भी आप देखेंगे इस समय ऑनलाइन होते हुए जा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में इनको कैसे एक रिवाइवल दिया जा सके, कैसे इनकी लाइफ इंप्रूव कराई जा सके, इसी बारे में बात की जा रही है फिक्की के द्वारा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर इसमें काम करना चाहिए। लेकिन इसमें कोई भी, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट, दोनों ही कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से आप बोल सकते हैं कि इनका बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर देखने को मिल रहा है, जिस वजह से ये लोग काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे बात की जा रही है साउथ एशियन माइग्रेंट्स। थोड़ा सा आप देखिए साउथ एशिया है कहाँ। साउथ एशिया आप देखेंगे, ये जो एरिया आपका देखने को मिलता है ये बेसिकली साउथ एशिया वाला एरिया है। एक मिनट, ये जो एरिया आप देखेंगे ये बेसिकली साउथ एशिया। अगर एशिया को आप देखेंगे तो बेसिकली इसे आप नॉर्थ एशिया, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशियन, जिसमें आप आसियान देश देखते हैं, ये रशिया में, यहाँ पे बेसिकली रशिया और कजाकिस्तान वगैरह आता है। इसमें आप देखेंगे चाइना, जापान, कोरिया वगैरह आते हैं। इसमें इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान वगैरह आते हैं साउथ एशिया में। सेंट्रल एशिया में आप देखेंगे तो इज़राइल हो गया, उसके बाद जॉर्डन हो गया, उसके बाद ये सब जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे वेस्टर्न कंट्रीज़, बेसिकली गल्फ़ कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगे वेस्ट एशिया में, जिसमें आपको सऊदी अरब, येमेन, ओमान, यूएई, ये सारे कंट्रीज़ देखने को मिलेंगे। तो आप समझिए पहले तो ये एक साउथ एशिया का मैप है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारे देश से जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, साउथ एशिया से जो माइग्रेंट लेबर्स हैं सबसे ज़्यादा जाते हैं वेस्ट एशिया में। वेस्ट एशिया में वो काम करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, काम करके पैसा कमा के रेमिटेंस के तौर पे हमारे देश में पैसा भेजते हैं। साउथ एशिया का जो लेबर है वो जो है एक तरीके से आप बोल सकते हैं बैकबोन है गल्फ इकोनॉमीज़ का, जो कि मैंने अभी आपको बताया गल्फ कंट्रीज जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल प्रोडक्शन होता है। लेकिन इनकी कोई जो ये माइग्रेंट लेबर्स वहाँ जाते हैं, इनके लिए कोई प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन नहीं है, उनकी प्रॉपर लेबर राइट्स इंश्योर नहीं करी जाती हैं। केरला हाई कोर्ट ने भी बोला है कि एक नोटिस इशू करके कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कि कैसे वो इस पूरे जो एनआरआई के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे एड्रेस कर सके। जो उनकी अभी आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा जॉब लॉस हो चुका है, बहुत सारे लोग इंडिया वापस आ चुके हैं, डिप्रेशन उनको बहुत ज़्यादा हो गया उनके लाइफ में, उनके वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। और जब उनकी कमाई का सारे ज़रिए रुक चुके हैं तो कैसे इंडियन गवर्नमेंट उनको हेल्प कराए, ये सारी चीज़ें इंश्योर कराई जानी चाहिए। पिटिशन में बोला गया है प्रिकेरियस कंडीशन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स इन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज़। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज़ के बारे में अगर आप देखिए तो ये बेसिकली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ये बेसिकली इसका हेडक्वार्टर आपको रियाद सऊदी अरेबिया में देखने को मिलेगा। इसे 25 मई 1961 को बनाया गया था अबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर। आप देखेंगे इसका लगभग जो इसके फाउंडर्स बेसिकली फाउंडर मेंबर्स हैं वो है यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, उसके बाद ओमान, बहरीन, ये सारे जो इसके बेसिकली आपको फाउंडिंग मेंबर्स देखने को मिलेंगे। इसमें आप देखेंगे बेसिकली ये ट्रेड ब्लॉक है जिससे कि ये काम करता है। आप यहाँ पे देखिए ये सऊदी अरेबिया है, ये कुवैत है, ये बहरीन है, ये कतर है, यूएई, ओमान, ये यमन है। यमन इसमें इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन जो आप देखेंगे गल्फ़ कंट्रीज़ में बड़ी बड़ी कंट्रीज़ इसमें
इंक्लूडेड है। तो आपसे अगर कोई पूछ ले गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं और यमन दे दे, तो आप तुरंत उसे नलीफाई कर दीजिए, हटा दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए ये ऑप्शन। यहाँ पे बगल में आपको देखने को मिलेगा रेड सी, सऊदी अरेबिया के जो लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में पर्शियन गल्फ देखने को मिलता है। इधर आपको इंडियन ओशन देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बेसिकली एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक अलायंस है। इसमें 6 मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज देखने को मिलते हैं, जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज़ हैं, इसमें बहुत सारे मतलब लोग यहाँ पे इन देशों में काम करने जाते हैं अपनी रोजी रोटी की तलाश में। लेकिन जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो पर्टिकुलरली कंस्ट्रक्शन की फील्ड में काम करते हैं, और आप देखेंगे क्रूड जो माइनिंग होती है, जो क्रूड ऑयल की, वहाँ पे काम करते हैं। लेकिन आप देखेंगे जो अपॉर्चुनिटी जो है, ये अपॉर्चुनिटी ऑफ रीट्रेंच मासेज ऑफ माइग्रेंट लेबर्स विदाउट पेइंग देम वेजेस और अलाउंसेस, ये एक बड़ा इशू देखने को मिलता है। साउथ एशियन गल्फ कोऑपरेशन कॉरिडोर, ये एक वर्ल्ड का एक लार्जेस्ट कॉरिडोर देखने को मिलता है, जहाँ पे कोई भी प्रॉपर सेफ्टी नहीं देखने को मिलती। जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनकी सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन नहीं होती, वेलफेयर मैकेनिज्म नहीं होता, लेबर राइट्स नहीं इंश्योर करी जाती हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे बहुत बार वो सफ़र करते हुए नज़र आते हैं। जो आप देखेंगे माइग्रेंट लेबर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो इवैक्यूएट करे गए थे इराकी इन्वेजन से, जो कि कुवैत में हुई थी 1990 के अंदर। उसमें देखा गया कि जो फील्ड रिसर्च इन कुवैत, अब वही लगो, अभी आपने देखा होगा कुवैत की एक बात की जा रही है। कुवैत में बोला जा रहा है कि बहुत सारे जो एक्स्ट्रा जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनकी जो एक परमिसिबल लिमिट है, उनसे ज़्यादा जो रह रहे हैं उन सभी लोगों को वापस भेजा जाएगा। तो ये अगर ऐसा स्टेप उठाती है कुवैत गवर्नमेंट, तो बहुत ही बड़ी एक ह्यूज चंक ऑफ पॉपुलेशन को इंडिया आना पड़ेगा और उनको अपनी नौकरी से हाथ धो बैठना पड़ेगा। आप देखेंगे जो लॉकडाउन के इनिशियल डेज थे, वहाँ पे केरला गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया था कि वो अपनी तरफ से, क्योंकि केरला के बहुत सारे लोग इन गल्फ कंट्रीज़ में रहते हैं, तो प्रॉपर वो रेगुलर सप्लाई ऑफ मेडिसिन करती हैं, जिससे कि वहाँ के लोगों की लाइफ में ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। उनको प्रॉपर उनकी जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ेज हैं उनके लिए प्रॉपर मेडिसिन भेजी गई। और आप देखेंगे ये जो मेडिसिन थी ये GCC कंट्रीज़ को, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज़ को भेजी गई माइग्रेंट्स के लिए, जिससे कि वो प्रॉपरली अच्छे से रह सके बिना किसी ज़्यादा प्रॉब्लम के। इंडिया के सबसे ज़्यादा जो इंडिया कंट्रीब्यूट करता है सबसे ज़्यादा जो साउथ एशियन वर्कफोर्स में गल्फ माइग्रेशन जो है वो इसमें ज़्यादातर आपको मेल ड्रिवन जो लोग देखने को मिलेंगे, ज़्यादातर पुरुष लोग देखने को मिलेंगे। इस वजह से आप देखेंगे यहाँ पे जो सिंगल मैन है वो लेबर कैंप में रहते हैं, उनके प्रॉपर टॉयलेट की सुविधा नहीं है, प्रॉपर नहाने की सुविधा नहीं है, प्रॉपर खाने की सुविधा नहीं है, प्रॉपर रहने की सुविधा नहीं है, प्रॉपर आने जाने की सुविधा नहीं है, कोई भी प्रॉपर सुविधा आपको देखने को नहीं मिलती है, जिस वजह से वो आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ प्रॉब्लम में रहते हैं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि अगर घर पे उनके जो 4 डिपेंडेंट रह रहे हैं उनकी लाइफ अच्छी कर सके, इसलिए वो ये सारी चीज़ें झेलते हैं और वो कुछ भी प्रॉब्लम कंप्लेन नहीं करते हैं। ये सारे रूम शेयर करते हैं, टॉयलेट शेयर करते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया, और ये सब इसलिए करते हैं जिससे कि वो अर्निंग, अपने जो पैसा है उसे बचा के अपने घर भेज सके, अपने बच्चों, अपने माँ बाप, अपनी बीवी के लिए पैसा जुटाएं और उनकी लाइफ वहाँ पे अच्छी हो सके, ऐसा वो सोचते हैं। कोविड-19 जब से तेज़ी से बढ़ा है, आप देखेंगे लेबर कैंप्स में ज़्यादातर जो ओवर क्राउडेड रहते हैं वहाँ पे अच्छी सैनिटरी कंडीशन ना होने की वजह से ज़्यादा ये प्रॉबिलिटी बढ़ जाती है कि वहाँ पे लोग ज़्यादा बीमार हो जाए, ज़्यादा एक बहुत बड़े पैमाने पे कोविड-19 फैले। इसलिए जो सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड सेगमेंट है वहाँ पे जो माइग्रेंट वुमेन डोमेस्टिक वर्कर्स का है, जो कि अनटोल्ड मिजरीज हैं, और जो उनकी आप देखेंगे जो इंक्रीज प्रेजेंट ऑफ वोलेटाइल सिचुएशन, वो काफ़ी ज़्यादा वुमेन जो है वहाँ पे साउथ एशिया में आप देखेंगे वहाँ पे बांग्लादेश की वुमेन, वियतनाम, थाईलैंड, ये सारे देशों की काफ़ी ज़्यादा जो वुमेन एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे काम करती हैं। और कई बार तो ये देखा जाता है उनकी कोई लाइफ शादीशुदा तक शादी तक नहीं करती हैं, लेकिन वो पूरी लाइफ वहीं पे गुजार देती हैं, सिर्फ इस उसमें कि कम से कम रहने खाने की तो सुविधा मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें थी। आप देखिए सोशली कितने सोशल इश्यूज यहाँ पे रह गए हैं एड्रेस करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे पोटेंशियल हजार्डस एस्ट्रॉइड 2, ये GS3 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आप समझ सकते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है एक ह्यूज एस्ट्रॉइड जिसका नाम है एस्ट्रॉइड 2020 ND। ये आप देखिए यहाँ पे ये जो एस्ट्रॉइड है ये बेसिकली ये
अर्थ की तरफ बढ़ रहा है और यहाँ पे कभी आने वाले फ्यूचर में इम्पैक्ट करेगा। तो इस इम्पैक्ट को रोकने के लिए क्या कुछ हमारे देश की जो इसरो है, नासा है, ईएसए है, ये सारे क्या कुछ मिल के आगे कर सकते हैं जिससे कि ऐसे बड़े, अगर ये इम्पैक्ट करता है तो बहुत ही बड़ा डैमेज अर्थ पे कॉज करेगा, जिससे बहुत सारे लोगों की जान जाएगी, एक बहुत ही बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में नुकसान होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कैसे एड्रेस करी जाएंगी, इन्हीं सारे बारे में बात करी जा रही है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे, ये एक पोटेंशियली डेंजरस एस्ट्रॉयड है जो कि अर्थ के दिन पर दिन नज़दीक आ रहा है। पोटेंशियली हैजार्डस एस्ट्रॉयड्स क्या होते हैं? पोटेंशियली हैजार्डस एस्ट्रॉयड्स वो होते हैं बेसिकली जिसमें आप देखेंगे कि जो इसमें पैरामीटर्स हैं मेजर करने के एस्ट्रॉयड पोटेंशियल के, कि वो अर्थ के काफ़ी नज़दीक आ जाता है। ये जो नज़दीकी है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मिनिमम ऑर्बिट इंटरसेक्शन डिस्टेंस जो है वो 0.05 एंगस्ट्रॉम यूनिट तक पहुंच जाता है, जो कि जिसकी वजह से इसे कंसिडर किया जाता है कि ये पोटेंशियली हजार्डोस एस्ट्रॉयड है। आप देखेंगे ऑब्जेक्ट्स जैसे कि कुछ जो ऑब्जेक्ट्स क्लासीफाई किए जाते हैं नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स, उसमें आप देखेंगे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स जैसे कि कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स में क्या डिफरेंस होता है? एस्ट्रॉइड जैसे मैंने आपको बताया एक बड़ा पत्थर का टुकड़ा जो अर्थ की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वहीं आप जो कॉमेट्स देखेंगे, कॉमेट्स बेसिकली गैसेस का एक गोला होता है जो अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करता है। तो आपको एक जिसे बोलते हैं ना पुच्छल तारा, वो आपको पीछे अपनी एक लाइट छोड़ता हुआ नजर आता है, आगे ये चलता है, तो ये नुकसानदायक नहीं होता। लेकिन ये जो बड़े एस्ट्रॉइड होते हैं ये नुकसानदायक होते हैं। हालांकि ज़्यादा जो छोटे एस्ट्रॉइड होते हैं ये भी कोई ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होते हैं, क्योंकि ये जैसे ही एटमॉस्फेयर की अर्थ के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं तो ये जल जाते हैं, उनके छोटे छोटे टुकड़े ही अर्थ पे गिरते हैं, तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाते हैं। आप देखेंगे जो ये नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स और कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स हैं, ये ज़्यादातर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से प्लैनेट्स या ऑर्बिट्स में ज़्यादा एक टकरा के कहीं वहीं पे समा जाते हैं और ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, जो मैंने आपको बताया। अब देखिए पोटेंशियल हजार्डोस एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेटिंग हो सकते हैं। अभी नासा ने बोला है कि नासा नियर अर्थ ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम में कि जो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि 140 मीटर या उससे ज़्यादा के बड़े होते हैं, वो ज़्यादा कंसर्न के, मतलब 140 मीटर का अगर कोई एस्ट्रॉइड है तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो अर्थ पे जाके जब इम्पैक्ट करेगा तो वो बहुत ही बड़ा एक नुकसान पहुंचा सकता है अर्थ पे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को डैमेज पहुंचा सकता है, काफ़ी बड़े पैमाने पे लोगों की जान जा सकती है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये इसीलिए ज़्यादा कंसर्न इसमें दिखाया जा रहा है। और इसमें जो ग्रेटेस्ट कंसर्न है उसमें बोला जा रहा है कि इसके पास ग्रेटर कैपेबिलिटी है कि वो अर्थ पे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके, जो मैंने अभी आपको बताया। अब ये देखिए कि ये एस्ट्रॉइड्स को कैसे डिफ्लेक्ट किया जा सकता है, कैसे इनको रोका जा सकता है अर्थ पे पहुंचने से। पहला तो इन्हें आप बम मार के उड़ा दो, दूसरा कि इसको आप डिफ्लेक्ट कर दो, किसी स्पेसक्राफ्ट से लड़ा के इसकी जो डायरेक्शन है अर्थ की तरफ आने की वो डायरेक्शन चेंज कर दो। इसी तरीके का एक प्रोग्राम बनाया गया एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट डिफ्लेक्शन असेसमेंट प्रोजेक्ट। इसमें आप देखेंगे कि ये इस प्रोजेक्ट में कैसे एक एस्ट्रॉइड को डिफ्लेक्ट करके उसके अर्थ की जो पर जैसे ये है, मान लीजिए ये यहाँ पे आ रहा है ये एस्ट्रॉइड, इसको अगर आपने ऐसे डिफ्लेक्ट कर दिया, मान लीजिए यहाँ पे स्पेसक्राफ्ट लड़ा दिया तो ये इधर चला गया, तो ये मान लीजिए इधर ही चला जा रहा है, या फिर ऐसे निकल गया, तो इससे क्या हुआ अर्थ पे इम्पैक्ट होने से बच गया, जिससे कि बहुत बड़े पैमाने पे एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस और लोगों की जान बचाई जा सकती है। अब देखिए आप AIDA प्रोजेक्ट में करा किया जाएगा, ये एक जॉइंट मिशन है। पहली चीज़ तो नासा और ESA का, सबसे पहले आप ये याद रखिए AIDA क्या है। AIDA एक जॉइंट मिशन है नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, जिससे कि जो एस्ट्रॉइड्स हैं उनको अर्थ पे इम्पैक्ट होने से रोका जा सके। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे डार्ट टेस्ट क्या होता है? डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। इसमें आप देखेंगे नासा और हेरा ऑफ जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है इसमें साथ में काम कर रहे हैं। इस मिशन का जो टारगेट है बाइनरी नियर अर्थ जो एस्ट्रॉइड डिडमोस जो है इसको कैसे प्रॉपरली मैनेज करके चला जाए, कैसे बड़े इम्पैक्ट्स को रोका जाए, ये बेसिकली काम है। आप देखेंगे कि जो AIDA प्रोजेक्ट है इसे लॉन्च किया गया था नासा लेड AIDA दैट इज डार्ट, और इसे लॉन्च किया जाएगा 2021 के अंदर में। इसे आप देखेंगे इसका बेसिकली काम है कि जो छोटे एस्ट्रॉइड्स होते हैं उनको उड़ा देना
ऑफ डिडीमोस सिस्टम 2022। ये सारी चीज़ें हैं, टेक्निकल वर्ड्स हैं, ये कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आप फिर भी थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी हेरा है, इसमें बोला गया कि वो शेड्यूल कर रही है कि वो 2024 में जिसे लॉन्च करेगा, और ये जो रीच करेगा डिडीमोस सिस्टम 2027 के आसपास। हेरा जो है, इसमें मेजर किया जाएगा इम्पैक्ट ऑफ क्रेटर प्रोड्यूस्ड बाय डार्ट कोलिजन। कितना बड़ा एक, मतलब आप देखिए, जो मान लीजिए ये इम्पैक्ट हो रहा है यहाँ पे, इस एस्ट्रॉइड में इम्पैक्ट डाला तो कितना बड़ा एक क्रेटर प्रोड्यूस हो रहा है, कितना बड़ा एक गड्ढा बना एस्ट्रॉइड के अंदर, जिससे कि वो डिफ्लेक्ट हो गया, जिससे कि आने वाले टाइम में ये स्टडी करी जा सकेगी कि किस एस्ट्रॉइड के लिए हमें कितना असलहा भेजना है। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, असलहा तो थोड़ा सा एक नॉर्मल वर्ड हो गया। असलहा मतलब एक बड़ा, मान लीजिए कभी एटॉमिक कोई इम्पैक्ट करना है, एटॉमिक कोलिजन करके एटॉमिक बम लगा के उसे उड़ाना है, जिससे कि हमारे अर्थ को बचाया जा सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे अब AIDA जो प्रोजेक्ट है, ये किस लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डार्ट जो शिफ्टिंग है डिडीमोस ऑर्बिट की, उसमें आप देखेंगे पहला जो ऑल्ट्रेशन ऑफ डायनेमिक्स है सोलर सिस्टम बॉडी, ये मेजरेबल वे है ह्यूमैनिटी के लिए, मतलब ह्यूमैनिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा ये एक प्रोजेक्ट काफ़ी एक इम्पैक्ट डालने वाला है ह्यूमैनिटी के लिए, क्योंकि जब बड़े पैमाने पर लोगों की जान बचाई जाएगी तो अल्टीमेटली वो प्रोजेक्ट ह्यूमैनिटी के लिए ही काम करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो हेरा ये एक डिटेल्ड एनालिसिस प्रोवाइड कराएगा जो इम्पैक्टेड एस्ट्रॉइड और इसके क्रेटर है उसके बारे में, और ओवरऑल रिजल्ट्स जो होंगे इन दो मिशंस के वो प्रोवाइड कराएंगे एक बेस लाइन, जिससे कि फ्यूचर में कोई प्लानिटरी डिफेंस स्ट्रेटजीज अगर हमें लेके आनी है तो उनके बारे में एक हमें बेसिक नॉलेज होगी, जिससे कि हम उन पे उन एस्ट्रॉइड्स को आगे आने वाले टाइम में उस बड़े इम्पैक्ट को कहीं ना कहीं ओवरकम कर पाएंगे। तो ये बेसिकली था पोटेंशियल हजार्डोस एस्ट्रॉइड, इसके बारे में आप आइडिया रख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का टोटल लेक्चर। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, अगर नहीं पसंद आया तो आपको डिसलाइक करने का पूरा हक है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, अपनी क्वेरीज हैं मुझसे पूछ सकते हैं आप। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरे इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप मेरे आय सूत्रा चैनल टेलीग्राम चैनल से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री है। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि मेरी जो शॉर्ट न्यूज़ वाली जो है वो लेक्चर है वो आपको लगभग 1:30 बजे के आसपास देखने को मिलेगा, जिसमें जो सिर्फ शॉर्ट न्यूज़ देखने को मिलेंगे, प्रीलिम्स फोकस। तो दोस्तों ये था आज का टोटल लेक्चर। थैंक्स अ लॉट फॉर वंस अगेन। जय हिंद।